आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के अंतिम वंश लोदी वंश की स्थापना के साथ बहलोल लोदी का जीवन परिचय, कार्य और साम्राज्य विस्तार और मूल्यांकन। इतने टॉपिक पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का अध्ययन करने के बाद मुगल साम्राज्य की तरफ बढ़ चलेंगे। इस तरीके से हमारा दिल्ली सल्तनत एक दो वीडियोस के साथ ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी के साथ जोर शोर से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूँ नितिका सिंह। और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर सुनिए और नोट्स देखिए और रिवीजन कीजिए बार बार और जाके एग्ज़ाम दीजिए। तो इस तरीके से आपकी कार्यशैली होनी चाहिए। तो आज की जड़ी बूटी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को या काफ़ी लोगों को आसपास कहते सुना होगा कि मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा नहीं है। देखिए, सबके साथ परेशानी है, जीवन है तो परेशानी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग हार मान करके बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो है कभी हार नहीं मानते और लगातार अपने प्रयास में लगे रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। और ईश्वर भी उन्हें ही परेशानी देता है जो जो कि उसे उसका निर्वाह कर पाते हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, उसके साथ आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अध्ययन जारी रखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अध्ययन की तरफ। तो देखिए, जो लोदी वंश था वो सल्तनत काल में अंतिम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, और जिसके संस्थापक होते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जो शासन काल है वो आप देखिए 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक, यानी कि करीब 38 वर्ष का शासन इनका रहता है। देखिए, लोदियों के शासन सत्ता पर बैठते ही कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। अगर तीनों शासकों की बात की जाए तो करीब 75 वर्ष का शासनकाल इनका रहा है। तो इन 75 वर्षों में जो तीन चुनौतियां इनके सामने आती हैं, वो तीनों चुनौतियों इनको इस पूरे 75 वर्ष में उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं इनके सामने। लोदियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? तो इनके सामने तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। तीन। ठीक है, इनके सामने तीन प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसमें पहली चुनौती है गुजरात, मेवाड़, जौनपुर और मालवा। तो देखिए, गुजरात, मेवाड़, जौनपुर, मालवा, ये जो राज्य हैं ये कई बार दिल्ली सल्तनत से अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं। तुगलक वंश, जब फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी हैं जैसे कि मोहम्मद शाह हुए, अलाउद्दीन आलम शाह हुए, इनके समय शासन सत्ता दिल्ली की बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये जो राज्य हैं ये काफ़ी अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। इवन इनके बारे में विद्वानों का ये कहना है कि गुजरात, मेवाड़, जौनपुर और मालवा दिल्ली सल्तनत से अधिक शक्तिशाली राज्य थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण भी किए और अधिकार करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। शायद उनकी रणनीति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन वे हमेशा इस चीज़ में प्रयासरत रहे। जैसे जौनपुर को भी अभी हम देखेंगे, जौनपुर राज्य हमेशा ये चाहता था कि उसका दिल्ली पर अधिकार होना चाहिए और उस पर वो वाजिब अधिकार मानता था। इसको हम आगे देखेंगे किस वजह से वो उस पर वाजिब अधिकार मानता था। तो देखिए, इस तरीके से तीन चुनौतियों में पहली चुनौती ये हो गई। दूसरी चुनौती, अ, उनकी दूसरी चुनौती थी अर्ध स्वतंत्र। ठीक है, अर्ध स्वतंत्र अमीरों और सूबेदारों से। ठीक है,
ये हम उन सूबेदारों और अमीरों की बात कर रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत, यानी कि जब दिल्ली का शासक कमज़ोर पड़ता था तो ये अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते थे। ये प्रायः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, कर या राजस्व भेजना मना कर देते थे, कर और राजस्व दिल्ली तक नहीं जाता था। तो जहाँ ये कहने का मतलब ये है कि ये तलवार की शक्ति के आधार पर कार्य करते थे। अगर तलवार की शक्ति मजबूत होती थी तो इनका राजस्व दिल्ली जाता था, और अगर ये दिल्ली का शासक कमज़ोर होता था तो ये तुरंत अपनी शक्तियों को मजबूत कर देते, आसपास के क्षेत्रों को भी जीतते थे और राजस्व दिल्ली को देना बंद कर देते थे। तो इस तरीके से अर्ध स्वतंत्र और अमीर तीन प्रमुख चुनौतियों में से दूसरी चुनौती है। और तीसरी चुनौती है लोदियों के सामने अफगान सरदारों की। ठीक है, तीसरी चुनौती है इनके सामने अफगान सरदारों की। ठीक है, अफगान सरदार जो कि लोदी वंश की स्थापना का मुख्य आधार थे, उनके संगठन का, उनके शासन का मुख्य आधार थे, लेकिन उनके पतन का भी कारण अफगान सरदार बनते हैं, क्योंकि जो बहलोल लोदी होता है वो इन्हें संतुष्ट करने की नीति अपनाता है, इनकी सम्मान करता है, इनको बड़ी बड़ी जागीरें देता है, अच्छे अच्छे पद देता है, बड़े पद देता है, योग्यता के अनुसार हालांकि देता है, लेकिन बड़े पद देता है, जिसकी वजह से ये अफगान सरदार जो है लोदियों के पतन का एक प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख चुनौतियां जो हमें मेनली देखने को मिलती है पूरे 75 वर्ष के शासन में लोदी वंश के सामने। यहाँ पर मैं लोदी वंश लिख देती हूँ, नहीं तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, लोदी वंश के सामने ये तीन प्रमुख चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे और हम लोग जानते हैं बहलोल लोदी के बारे में। सबसे पहले परिचय थोड़ा सा देखिए। देखिए, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक था। इसका जो शासनकाल था वो था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक, करीब 38 वर्ष का शासनकाल, काफ़ी लंबा शासनकाल था, और दियों की शाहू खेल शाखा से संबंधित था। ठीक है, ये जो है अफगानों की शाहू खेल शाखा से संबंधित था। ठीक है, शाहू खेल शाखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर अगर फैक्ट आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है तो किस शाखा से संबंधित थे लोदी। ठीक है, तो अफगानों की शाहू खेल शाखा से संबंधित थे। देखिए क्या होता है, जो लोदी वंश के लोग होते हैं वो सर्वप्रथम आकर के लमगान और पेशावर के आसपास यहाँ पर बस जाते हैं, जिसके कारण इनकी यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, और जो सैनिक व्यवस्था होती है या सैन्य व्यवस्था होती है, धीरे धीरे जो इनका प्रवेश होता है वो प्रारंभ होने लगता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि इसी क्रम में देखते हैं कि जो बहलोल लोदी होता है वो अमीर का पद प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहलोल लोदी अमीर का पद प्राप्त करता है, अमीर का पद सबसे पहले प्राप्त करता है। जो शासक होते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक, इसको ध्यान रखिएगा, शासक होते हैं दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद शाह, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का अधिकारी। ठीक है ना, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह से इसे अमीर का पद प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके चाचा यानी कि बहलोल लोदी के जिन्होंने पालन पोषण किया था, उसके चाचा का नाम होता है इस्लाम खान। आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस एज ए स्टोरी आप सुन लीजिए। तो इस्लाम खान जो होते हैं वो, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के होते के साथ ही इसे सरहिंद की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, इसे सरहिंद की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है, सरहिंद की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है। सरहिंद की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है। ये सूबेदारी प्राप्त करने के पश्चात जो बहलोल लोदी कार्य करता है वो ये काम करता है कि वो आसपास के क्षेत्रों को जीतने लगता है, अपनी शक्ति को संगठित करने लगता है। इवन अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह से मजबूत स्थिति इस समय बहलोल लोदी की होती है। ठीक है, और अफगान सरदारों की जो संगठित शक्ति थी वो इनके पास थी। देखिए, अफगानों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो सबसे बड़ा गुण है उनका, वो है उनका स्वतंत्रता, समानता और साहस। ये तीन चीज़ अफगानों में पाई जाती है, ये इनके मूलतः इनके जीन में ही है। वो है स्वतंत्रता, समानता और
साहस। तो ये 3 चीज़ें जो इनके पास पाई जाती हैं, इसकी वजह से ये जो बहलोल लोदी है, चूँकि वो अफ़गानी ही है, अफ़गान के शाहू खेल साका से संबंधित है, जिसकी वजह से वो आस-पास के क्षेत्रों को जीतता हुआ अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में पहुँच जाता है और उसके जो वफ़ादार सरदार या उसके जो अमीर होते हैं, वो उसका पूरा साथ निभाते हैं उसके इस कार्य में। अब क्या होता है कि मालवा का जो शासक होता है, मालवा का शासक, ठीक है? मालवा का शासक, मालवा का शासक से मोहम्मद शाह का युद्ध होता है, ठीक है? सुल्तान का युद्ध होता है, सुल्तान का युद्ध। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को बुलाया, मदद के लिए बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी आता है और यहाँ पर मालवा के शासक से युद्ध होता है। तब इस युद्ध में महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक होता है, उसकी पराजय हो जाती है, ठीक है ना? मालवा का जो शासक होता है उसका नाम होता है महमूद खिलजी, ठीक है? महमूद खिलजी, इसकी पराजय हो जाती है, इसकी पराजय हो जाती है और इसके वापस जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को, ठीक है ना, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को, मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र पुकारा, ठीक है ना, उसे अपना पुत्र बताया और खान ए जहां की उपाधि भी दी थी। खान ए जहां की उपाधि भी, खान ए जहां की उपाधि भी दी थी। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए, जब स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक यानी कि मोहम्मद शाह जब उसे अपना पुत्र पुकार रहा है, तो इस नाते जो बहलोल लोदी हैं वो सोचते हैं क्यों नहीं दिल्ली पर आक्रमण किया जाए, दिल्ली को अपने अधीन लाया जाए। भाई जब पुत्र पुकार रहे हैं तो अधिकार तो मेरा ही है। तो इस तरीके से उसने 2 बार प्रयास किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन असफल हुआ, ठीक है ना? 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया गया, 2 बार आक्रमण किया बहलोल लोदी ने, लेकिन असफल हो गया, ठीक है, असफल। अब देखिए क्या स्थिति बनती है। अब दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है? दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य शासक है, ठीक है? उसके जो वजीर होते हैं उनका नाम होता है हमीद खान। उनसे परस्पर कोई झगड़ा हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, जिसकी वजह से जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो पहुंच जाता है बदायूं, ठीक है? और अब जो ये हमीद खान है ये बुलाता है बहलोल लोदी को दिल्ली, दिल्ली बुलाया जाता है और जो बहलोल लोदी चाहता था वो उसके कुछ भी कार्य ना करने पर उसे दिल्ली की सत्ता देखिए किस तरीके से प्राप्त होती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के उसे आराम से दिल्ली की सत्ता मिल जाती है, देखिए किस तरीके से। तो जब वजीर के द्वारा उसे दिल्ली बुलाया जाता है तो वहाँ पर एक दावत का आयोजन किया जाता है। इस दावत में जब बहलोल लोदी और सब कोई बैठे होते हैं, तभी अचानक से जो अफगान सैनिक होते हैं, अफगानी सैनिक होते हैं, वो किले में प्रवेश कर जाते हैं और इसको कैद कर लिया जाता है वजीर को। वजीर को कैद करके बोला जाता है, इसका भाई होता है चचेरा भाई बहलोल लोदी का, वो बोलता है कि अब आपको आराम करने की आवश्यकता है, अब आपको ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से कैद करके उसे जेल में डाल दिया जाता है और फिर बाद में उसका वध भी कर दिया जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि बिना किसी मेहनत के बहलोल लोदी को अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1451 में शासन सत्ता प्राप्त हो जाती है। 19 अप्रैल 1451 में शासन सत्ता प्राप्त हो जाती है, ठीक है, शासन सत्ता प्राप्त हो जाती है। अब इसके कार्यों पर आ जाइए, बहलोल लोदी के कार्य क्या हैं। देखिए, बहलोल लोदी ने जो साम्राज्य प्राप्त किया था अलाउद्दीन आलम शाह से, वो कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। कोई साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था कि उसे संभालने के लिए बहुत बड़ी सेना या ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका जो शासन साम्राज्य का जो विस्तार था वो मात्र पालम तक था, ठीक है, पालम तक उसका विस्तार था मात्र। तो बहुत थोड़े में उसका साम्राज्य था। हालांकि धीरे धीरे देखिए ये साम्राज्य काफ़ी विस्तृत होगा। हालांकि उसने कोई साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई। अभी उसका कोई भी हम देखते हैं
कि उस जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को हम देखते हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक की नीति देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या उससे पहले के भी सुल्तान देख सकते हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, लगातार युद्ध किए। लेकिन हम बहलोल लोदी के समय में देखते हैं कि उन्होंने युद्ध की नीति का इतना बड़ा प्रयोग नहीं किया, युद्ध के मामले में इतना बड़ा ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, ना हम उसके कोई सेना का संगठन देखते हैं। तो इस तरीके से उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन हाँ, बहलोल लोदी का एक चीज़ योगदान जरूर हम कह सकते हैं कि उसने सिकंदर लोदी के लिए एक पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर दी थी कि वो साम्राज्य विस्तार को कर सके। ठीक है, तो इनके कार्य देखिए। तो सबसे पहला कार्य जो इनके सामने था वो था सुल्तान की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, जो कि कहीं ना कहीं हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा कार्य जो इसने किया, अफगान सरदारों को संतुष्ट करना और विद्रोही सरदारों और अमीरों को दंड देना। ठीक है, तो इसके सामने ये सारी चुनौतियां थी जो उसे पूरा करना था, और उसने इस चीज़ में सफलता भी पाई, काफ़ी हद तक उसे सफलता मिली थी। देखिए, सुल्तान की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी थे, उनकी वजह से दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनकी जो प्रभुसत्ता है या उनका जो एक प्रभुत्व है वो समाप्त हो चुका है, उसको फिर से स्थापित करना है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अफगान सरदारों के कारण ही दिल्ली की सत्ता को पाया था, उसने दिल्ली की सत्ता पर बैठा था वो। तो अफगान सरदारों को संतुष्ट करना उसके सामने सबसे पहली उसने काम किया, सबसे पहला काम किया इनको संतुष्ट करना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो इनका मूल गुण है, जो इनका मूल जीन में इनका गुण होता है वो है स्वतंत्रता, समानता और शौर्य साहस। ठीक है, ये गुण इनमें जन्मजात रूप से पाया जाता है। तो इस वजह से इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, इन्हें बड़ी जागीरें दी गई, इन्हें अच्छे पद दिए गए, बड़े पद दिए गए, ताकि इन्हें संतुष्टि मिल सके। और वो कह लीजिए कि कई विद्वानों का मानना है, आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि बहलोल लोदी सरदारों में एक बड़ा सरदार था, उसकी स्थिति बस यही थी। क्योंकि वो जब भी दरबार लगाता था तो वो सिंहासन पर नहीं बल्कि कालीन में बैठ करके दरबार लगाता था, अपने अमीर सरदारों और अमीरों के साथ ही, जो अफगानी थे उनके साथ ही बैठ के वो खाना पीना खाया करता था। तो उसने उनके बीच अपने आप को बड़ा समानता के साथ उसने व्यवहार किया था। तो बहलोल लोदी के ने ये जो काम किए थे, ये आगे हम देखेंगे। अगर हम पतन की बात करेंगे तो पतन में जरूर एक कारण ये बनता है कि अफगान सरदारों की इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो लालसा थी वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से लोदी वंश को चुनौती मिली थी। तो देखिए, अफगान सरदार को संतुष्ट करना। दूसरा था उनका जो काम था, विद्रोही सरदारों और अमीरों को दंड देना। देखिए, जो तुगलक वंश के अमीर या सरदार रहे होंगे, उनको भी समाप्त करने का कार्य जो है लोदियों के सामने आया, बहलोल लोदी के सामने आया। तो इस कार्य को भी उसने बड़े आराम से कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए, कुछ स्थानों पर उसने साम्राज्य विस्तार भी किया, उसने सैन्य आक्रमण भी किए, कुछ स्थलों पर उसने सैन्य आक्रमण भी किए। तो वो भी उसके कार्यों में आता है, देख लीजिए। कुछ स्थलों पर उसने सैन्य आक्रमण भी किए थे, जैसे कि देखिए मेवात, ठीक है, कोल, इटावा, भोगांव, ग्वालियर, रपरी और संभल। ठीक है, तो इन स्थलों पर उसने सैन्य आक्रमण किए। देखिए, इन राज्यों की या इन क्षेत्रों की स्थिति क्या थी? इन क्षेत्रों की स्थिति ये थी कि जब इनका मन होता था ये जौनपुर की तरफ मिल जाते थे, जौनपुर में जो शासन चल रहा था वहाँ पर मिल जाते थे, या जब इनका मन होता था
ये दिल्ली सल्तनत में मिल जाते थे। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मजबूत स्थिति में हुआ करता था तो ये दिल्ली सल्तनत के साथ मिल जाते थे, और जब सुल्तान की स्थिति कमज़ोर होती थी तो वो जौनपुर शासक या अन्य किसी मजबूत शासक की तरफ चले जाते थे। यानी इनकी स्थिति बिन पेंदी के लोटा की जगह थी, वो कहीं भी इधर उधर चले जाते थे। तो इन स्थानों पर उसने सैन्य आक्रमण किया और इन पर विजय भी प्राप्त की थी। ठीक है, अब जो उसकी मेन विजय थी वो थी जौनपुर की विजय। ठीक है, जौनपुर की विजय मेन विजय थी, जो इसका मेन देखिए जौनपुर की विजय देख लीजिए। देखिए बहलोल लोदी की जो एक मुख्य सफलता थी, अगर सैन्य आक्रमण में या साम्राज्य विस्तार में देखा जाए तो मुख्य जो उसकी सफलता थी वो जौनपुर विजय में थी। देखिए किस प्रकार से उसने ये काम किया था। जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, उसकी पुत्री का विवाह जौनपुर के शासक महमूद शाह के साथ हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह, देखिए अलाउद्दीन 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 आलम शाह की पुत्री का विवाह हुआ था जौनपुर के शासक महमूद शाह के साथ। ठीक है, जौनपुर के महमूद शाह के साथ हुआ था, महमूद शाह के साथ हुआ था। इसमें क्या होता है, जो अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री होती हैं, जब इनका विवाह जौनपुर के शासक के साथ हो जाता है तो की वाइफ का या इसकी पत्नी का ये सोचना होता है कि बहलोल लोदी के बजाय अधिकार उसके पति का होना चाहिए, यानी कि महमूद शाह का अधिकार होना चाहिए। और अलाउद्दीन आलम शाह के दामाद होने के नाते महमूद शाह भी दिल्ली सल्तनत पर अपना वाजिब अधिकार मानता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महमूद शाह की जो लालसा है वो है दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने की, और ये कारण बनती है उसकी पत्नी इसका कारण बन जाती है। अब देखिए क्या होता है, महमूद शाह बार बार दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करने के लिए आक्रमण करने का प्रयास करता है। हम देखते हैं कि कभी इटावा के पास युद्ध होता है, इसी तरीके से दिल्ली के आसपास स्थलों पर युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में ना किसी की विजय होती है ना पराजय होती है, बल्कि दोनों के मध्य समझौते हो जाते हैं और फिर शांतिपूर्वक जो शासन है वो चलने लगता है। लेकिन ऐसे बार बार छिटपुट युद्ध होते रहते हैं और बार बार इस तरीके की स्थिति आती रहती है। लेकिन अब क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। 1457 में महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, महमूद की मृत्यु। ठीक है, इसके पश्चात इसका पुत्र जो होता है मोहम्मद शाह, इसका जो पुत्र होता है वो होता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह वो गद्दी पर बैठ जाता है। उसके गद्दी पर बैठने के बाद क्या होता है, वो आंतरिक झगड़ों में उलझ जाता है। इसका जो भाई होता है हुसैन, उसके साथ इसका आंतरिक झगड़ा होता है और हुसैन ने इसको मारकर स्वयं हुसैन शाह के नाम से वो गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये सिनेरियो इस समय यहाँ पर है जौनपुर में। तो अब क्या होता है, फिर हुसैन शाह चूँकि एक लालची व्यक्ति होता है, हुसैन शाह का जो मंशा होती है वो दिल्ली सल्तनत पे साम्राज्य अपनी स्थापित करने की होती है, अपना साम्राज्य विस्तार करने की होती है। इसके चलते वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। इस तरीके से फिर वही चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ पर हो रहा था महमूद शाह के समय में, वही चीज़ अब हुसैन शाह के समय भी होती है। बहलोल लोदी के साथ बार बार युद्ध होते हैं, उसके बाद संधि या समझौते के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। हालांकि बहलोल लोदी ने जो हुसैन शाह की रनीवास की स्त्रियां होती हैं और स्वयं जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है मलिका ए जहां। तो मलिका ए जहां को वो पकड़ लेता है, ये रनीवास की स्त्रियों और मलिका ए जहां को 2 बार बहलोल लोदी के द्वारा सेना के द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन दोनों बार ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसकी कितनी बड़ी उदारता है। मध्य युग में ये उदारता देखना बड़ा ही मुश्किल होता है, जहाँ पे महिलाओं को अगर जीता जाता था तो उन्हें अपने हरम में डाल दिया जाता था या अन्य प्रकार से चीज़ें उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, महिलाओं और बच्चों के साथ, या तो कत्लेआम कर दिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ देखते हैं कि बहलोल लोदी ने स्त्रियों को छोड़ तो दिया, उन्हें वापस भी कर दिया हुसैन शाह को। तो ये सिनेरियो चलता रहता है हुसैन शाह के साथ। लेकिन अंततः क्या होता है, अंततः हुसैन शाह की, ठीक है ना,
अंततः क्या होता है, हुसैन शाह की पराजय होती है, हुसैन शाह की पराजय होती है और वो बिहार में जाकर शरण ले लेता है। ठीक है, हुसैन शाह की पराजय और वो बिहार में जाकर शरण ले लेता है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। तो इस तरीके से जो जौनपुर का राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ अन्य राज्य भी दिल्ली सल्तनत में आते हैं। एक है कालपी, धौलपुर और बाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहलोल लोदी ने आक्रमण करके अधिकार किया इन क्षेत्रों पर भी। देखिए, जो उसका अंतिम आक्रमण है, बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण है, वो होता है ग्वालियर पर, ग्वालियर पर। ठीक है, अंतिम आक्रमण होता है ग्वालियर पर। ग्वालियर पर आक्रमण के पश्चात जब बहलोल लोदी वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी अचानक से तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से करीब 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है। तो अंतिम आक्रमण जो होता है बहलोल लोदी का वो होता है ग्वालियर। अब आ जाइए, हम बात करते हैं मूल्यांकन की। ठीक है, बहलोल लोदी का मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है बहलोल लोदी में। देखिए, जहाँ तक बहलोल लोदी के अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो काफ़ी योग्य शासक था और उदारवादी शासक था। उदारता की नीति उसने अपनाई थी। हम पहले के शासकों की तरह कैसे भी उसका कोई भी ऐसी कार्य नहीं देख रहे हैं जिसमें उसने क्रूरता अपनाता हुआ दिख रहा है। हमने कहीं भी कोई मतलब किसी भी साम्राज्य विस्तार में या किसी भी चीज़ में हमने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी हैं। तो देखिए, मूल्यांकन में हम ये बात कह सकते हैं कि वो एक योग्य शासक था। चूँकि उसका जो जीवन काल था वो बड़े ही निम्न स्तर से शुरू हुआ था, उसके चाचा ने उसका लालन पालन किया था। उसके बाद देखिए वो एक नॉर्मल सी जगह से किस तरीके से ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को भी प्राप्त करता है। उसने सबसे पहले मोहम्मद शाह से, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी, उससे मलिक की उपाधि प्राप्त करता है, अमीर का पद प्राप्त करता है। उसके बाद अपने चाचा की मृत्यु के बाद वो प्राप्त करता है सरहिंद की सूबेदारी। इस तरीके से उसने फिर आसपास क्षेत्रों को भी जीता और सेना भी संगठित की, अपने आप को मजबूत बनाया और फिर दिल्ली सल्तनत की सुल्तान भी बन जाता है। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी वो बन जाता है। तो योग्यता में नो डाउट योग्यता में कोई अभाव नहीं था। लेकिन आगे हम देखते हैं उसने गद्दी पर बैठते ही उसके सामने जो उसने काम किया वो कहीं ना कहीं लोदियों के लिए विघटनकारी रहा, क्योंकि अफगान सरदार जो आपके मजबूती का कारण थे उन्हें आपने और ज़्यादा मजबूत बनाया। आपने उन्हें बड़ी बड़ी जागीरदारी दी, उन्हें बड़े बड़े पद दिए, जिसकी वजह से वो अपनी स्थितियों को और मजबूत करते चले गए। तो ये एक चीज़ उनके यहाँ, उनका जो निगेटिव पॉइंट हम देखते हैं उनका एक ये है कि अफगान सरदारों, नो डाउट वो एक योग्य शासक था। ठीक है, योग्य शासक था। इसमें आप सारा कुछ अगर मूल्यांकन पूछ लिया जाए तो इसमें आप सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब आप बताते चलेंगे कि किस प्रकार से वो योग्य शासक था, उसका नॉर्मल जीवन से, साधारण जीवन से कैसे उसने दिल्ली की सत्ता को प्राप्त किया था। तो इतना आप पूरा बताएंगे। उसने अमीर का पद प्राप्त किया था। देखिए, मलिक, मोहम्मद शाह से मलिक, अमीर, और ये शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ चूंकि मैंने पहले बता दिया है, इसलिए सरहिंद की सूबेदारी प्राप्त की थी। इतना सारा कुछ आप लिखने के बाद बताएंगे कि लेकिन उसने जो एक काम किया वो काम था अफगान सरदारों को मजबूती जो दी वो दिल्ली सल्तनत के लिए या लोदियों के लिए विघटनकारी रही। ठीक है, अफगानों को जो जागीरदारी दी, ठीक है, जागीरदारी और पद दिए, वो दिल्ली सुल्तान के या दिल्ली सल्तनत के पक्ष में नहीं था। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। और देखिए, वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। आप एक पॉइंट ये बता सकते हैं, वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। उसकी उदारता आप लिख सकते हैं ये वाला उदाहरण देके कि उसने हुसैन शाह की रनिवास की स्त्रियों, ठीक है, रनिवास की स्त्रियों और रनिवास की स्त्रियों और
मलिका ए जहां को 2 बार छोड़ा था, ठीक है। मलिका ए जहां को 2 बार छोड़ा था, ठीक है। तो ये इसकी उदार प्रवृत्ति का उदाहरण है। इसके अलावा उसका जो शासन था वो न्यायप्रिय शासन था। हम कहीं भी ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं कि उसने अपनी जनता में, कोई अपनी प्रजा में भेदभाव किया, ठीक है। न्यायप्रिय शासन उसने किया था, तो उदारतापूर्वक उसने शासन भी चलाया था। नेक्स्ट आप मूल्यांकन में देखिए, बहलोल लोदी जो था वो व्यवहारिक बुद्धि का था, ठीक है ना। व्यवहारिक बुद्धि का था, व्यवहारिक और कूटनीतिक, कूटनीतिक भी था। देखिए वो अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। आप जौनपुर के मामले में देख लीजिए, उसने केवल जौनपुर पर विजय प्राप्त की, उसने बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किया। उसका कारण ये था, शायद वो अपनी स्थिति को कमज़ोर मानता था, शायद ये एक वजह रही होगी। तो वो व्यवहारिक और कूटनीतिक था जौनपुर के मामले में देख लीजिए। फिर व्यवहारिक के मामले में अफ़गान सरदारों के प्रति उसने जो नीति अपनाई वो भी आप देख लीजिए। तो व्यवहारिक था, शायद उसके जो समय की ज़रूरत थी वो यही थी कि उन्हीं के आधार पर वो शासन कर सकता था। अगर वो उन्हें चुनौती देता तो शायद बहलोल लोदी हम शासन देखते हैं 38 वर्ष का, शायद वो नहीं देखने को मिलता। तो ये हो सकता है कि उस समय की ज़रूरत रही हो अफ़गान सरदारों को जागीरदारी देना और पद देना। तो व्यवहारिक बुद्धि का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मूल्यांकन में 1 पॉइंट आप ये भी लिख देंगे, ठीक है ना। मूल्यांकन में 1 पॉइंट आप ये लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। एक मामले में हम कह सकते हैं कि बहलोल लोदी योग्य शासक नहीं था। उसने शासन व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके विषय में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। उसने इसके विषय में कोई बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़े कार्य नहीं किए। तो इस विषय में शासन व्यवस्था के मामले में अयोग्य सिद्ध होता है, ठीक है ना। उसका एक कार्य बस, जो उसने बहलोल सिक्के चलाए थे, ठीक है। बहलोल सिक्के जो चलाए थे, बहलोल सिक्का जो चलाया था वो अकबर के समय तक या अकबर से पूर्व समय तक, ठीक है, अकबर से पूर्व के समय तक चलता रहा। लेन देन में बहलोल सिक्का का अकबर से पूर्व के समय तक लेन देन में कार्य होता रहा था। ये इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम शासन व्यवस्था के विषय में देख सकते हैं। इसके अलावा कोई इसकी शासन व्यवस्था के विषय में ज़्यादा उपलब्धियाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें बहलोल लोदी अयोग्य शासक दिखाई देता है। शासन सत्ता के विषय में उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, उसकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। शायद उसने इतने बड़े कार्य ही नहीं किए जिसके विषय में पता चले, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है, बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि वो उदार, ठीक है, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का था, दयालु प्रवृत्ति का शासक था। ये बताया जाता है कि उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ कभी भी वापस नहीं जाता था। उसने सदैव अपने प्रजा की सहायता की, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ कभी नहीं वापस गया। तो इस तरीके से उदार, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का था। इसके अलावा शासन में देखिए, उसने कट्टरता का व्यवहार नहीं किया, हिंदुओं के प्रति कट्टरता का व्यवहार नहीं था, कट्टरता का व्यवहार नहीं, ठीक है, कट्टरता का व्यवहार नहीं। साथ ही साथ धर्मांध प्रवृत्ति नहीं थी उसकी, ठीक है, धर्मांध प्रवृत्ति का नहीं था, धर्मांध प्रवृत्ति का नहीं था। कई हिंदू सरदारों को उसने अपने शासन सत्ता में शामिल किया था, ठीक है। कई हिंदू सरदारों को उसने शासन में शामिल किया था, ठीक है, सरदारों को शामिल किया था अपने शासन में, जैसे कि राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह और अनेक नाम है। इस तरीके से उन्होंने अपने शासन सत्ता में हिंदू सरदारों को शामिल किया था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं, आप इस तरीके से इनका मूल्यांकन लिख दीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको बहलोल लोदी से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो बहलोल लोदी पे आज का हमारा अध्ययन पूरा होता है। नेक्स्ट मैं जल्दी ही आपसे सिकंदर लोदी के साथ मिलती हूँ। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।